नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा की। शर्मा तेरे रूप अनेक, किसकी मैं बात करूं आज तुम्हारे से। कांग्रेस के रणनीतिकार आजकल हैं आप, तो रणनीति में आजकल क्या काम क्या है आपका? रणनीति में आक्रमण करना सिर्फ? नहीं, आक्रमण नहीं और क्या? लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना। और विपक्ष कितना खोखला है और उनके दोहरे मापदंड है, ये बात जनता तक पहुंचे। ये तो वो भी यही कहते हैं, आपके भी दोहरे मापदंड वो कहते वो है, पर हमारे हैं नहीं। पर एक बार बताइए ना, एक अब नई जो बात हो गई है, पहले सिर्फ एक ही गांधी परिवार में लोग होते थे। अब जो वरुण गांधी जो 4 महीने का बच्चा था, जब घर छोड़ के गया था, एक नया गांधी सितारा खड़ा हो गया जो जेल में आज पहुंच गया। इंडिपेंडेंस के बाद एक यंग गांधी पहली बार एजुटेशन पॉलिटिक्स करके जेल में गया, वो तो बड़ा नेता हो गया। आपको खतरा दिखाई देता कि नहीं वरुण गांधी से? अब गांधी वरुण उनसे तो नहीं, जिस विचारधारा ने उनके मन को दूषित किया है उससे पूरे देश को और समाज को खतरा है। जो विचारधारा जहन में नफरत भरती है, समाज में टकराव लाती है, तनाव लाती है, उसी विचारधारा ने प्रभावित किया है वरुण गांधी को। और दुर्भाग्य की ये बात है कि अगर वो चुनाव की गलत उसमें गए हैं, चुनाव अभियान में, और कानून ने अपना कार्य किया है, तो गलत कारण से। आनंद शर्मा जी, आप संजय गांधी के साथ आए यूथ कांग्रेस के अंदर उस जमाने उस समय में भी थे। हाँ, तो आप उस वक्त एक्टिव थे शिमला के अंदर, हिमाचल के अध्यक्ष थे। तो आपने संजय गांधी को देखा है, उन्हीं की तरह लड़ाकू उनका बेटा, वो भी सड़क के ऊपर। देखिए, कोई तुलना की बात नहीं है। क्या कहा गया, संजय गांधी कांग्रेस विचारधारा से जुड़े थे। अब विचारधारा उनकी तब तक बेचारे नेहरू गांधी परिवार है, उनके सिद्धांत रहे हैं जो भारत के अंदर एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र कायम करने और उसको बनाए रखने में, उसको मजबूत करने के लिए उनका एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान है। जब आप समाज में बंटवारे की बात ले आते हैं, मेरा वरुण गांधी से कोई इससे सरोकार नहीं है। जो उन्होंने कहा उनको नहीं कहना चाहिए था, वो दुर्भाग्य की बात। कहा नहीं, वो डॉक्टर किया। और जहां तक मेनका जी ने चार्ज लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने, अब यहाँ तो बेटा कहता है कि मैंने कहा और माता कहती है नहीं कहा। एक बात स्पष्ट है, चुनाव के अंदर हर राजनीतिक दल अपनी बात कहता है, पर भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन सामने आता है कि वो दोबारा एक सांप्रदायिक नारा देने के अलावा और कोई बात नहीं कह सकते। उनके पास कोई ऐसी बात नहीं जो देश का एजेंडा तय करे। इसीलिए जो ये बात कहते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का हमने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा कि आज के साथ नहीं। अगर टीवी पे देखा होगा आपने, भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा दिखाई नहीं दे रहा था उसमें। स्ट्रेटेजिकली एक भगवा उठा के चल रहे थे, वो जो हिंदुत्व का रिप्रेजेंट, जो आप बात कर रहे हैं, वो दिखाई देती थी। बात ऐसी है, जहां तक हिंदुत्व और हिंदू संस्कृति की बात है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। हिंदुत्व जो है वही वो विचारधारा है जो सावरकर और आरएसएस की है। हिंदुत्व शब्द 1920 के दशक में पहली बार इस देश के अंदर सुनने में आया, और इनको हर चुनाव के समय में हिंदुत्व और भगवा याद आता है। और फिर उसके बाद 6 साल ये सत्ता में रहे तब नहीं था, सत्ता के बाहर रहे तब नहीं था। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए इस देश के अंदर, ये देश सबका है, जो भारतीय हैं, जिनको संविधान में बराबरी का अधिकार है। इस देश में हर धर्म मजहब के लोग हैं। हिंदू धर्म कोई बीजेपी और आरएसएस की जागीरदारी नहीं है, ना ही किसी हिंदू को इस देश में जो बाहुल्य है लोगों का, प्रमाण पत्र इनसे लेने की आवश्यकता है कि वो कौन अच्छा है कौन नहीं। आनंद, एक बात बताइए ना, उसने कहा कि मैं उनसे नहीं कह रहा, मैं तो उनकी परिवार के अंदर पहला व्यक्ति है जो कहता मैं हिंदू होने पर प्राउड हूं, मेरे को नेशनलिस्ट होने पर प्राइवेट हूं। इस पे आपको ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मुझे ऑब्जेक्शन उस विचारधारा से है, उस संगठन की विचारधारा जिसने उनके मन को दूषित किया। आप वरुण को ब्लेम नहीं कर रहे, पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। जिन्होंने, देखिए, जो मन में, दिलों में 28 साल का लड़का है, उसको समझ पता अच्छी बात क्या बुरी बात क्या है। हमने तो कहा कि गलत बात की नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी की दोहरी जबान है आज भी। वो डिसोन नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि हम अपना कैंडिडेट नहीं बनाएंगे। तो कैसे क्योंकि उन्होंने तो दिमाग में बात भरी है, उन्होंने कहलाई है। तो आपको लगता है कि उनको, वरुण गांधी को लगा होगा कि ये एक ही तरीका चुनाव? उनको नहीं लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगा। इससे एक बात साफ है कि दोहरी जबान है, दोहरे मापदंड है,
और हमेशा जनता को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं, समाज में बंटवारा लाते हैं, टकराव कराते नहीं, वरुण गांधी अगर कहता है कि मैं हिंदू होने में प्राउड हूं तो आपको हैं। वो तो हम सब हैं। उसको ऑब्जेक्शन ये राजनीति का इससे चुनाव का धर्म से कहां संबंध है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पर जब आप उसके ऊपर कम्युनल चार्ज लगाते हैं, जो उसने कहा, जो टीवी में हमने देखा, कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है या तो उसका सम्मान किया जाए। अगर आपकी पार्टी को निर्देश देता है इलेक्शन कमीशन फलाने कैंडिडेट को टिकट नहीं देगा, आप भी नहीं देंगे? बात नहीं है, पहले तो हमारा कैंडिडेट कोई ऐसा होगा ही नहीं। अगर होगा ही नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा ही दूसरी। मैं तो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, ये हो ही नहीं, सिद्धांत की बात है। नहीं, इलेक्शन सिद्धांत की बात, यानी कि मर्डर वाला करके चार्जशीट हो जाए, उसको टिकट दे दोगे। पर एक बुनियादी सिद्धांत है, या तो राजनीतिक दल ऐसी बात ना करे, या तो एक तरफ कहते हैं हमारे उम्मीदवार भी हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जो इन्होंने काम सहमत नहीं है, और हकीकत यह है कि विचारधारा उन्हीं की है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, उनकी दो डबल पॉलिसी हो सकती है कि स्टेट लेवल पे कुछ बोलेंगे, सेंट्रल लेवल पे कुछ बोलेंगे। बीजेपी की पॉलिसी हो सकती है स्टेट लेवल पे नहीं, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है यहाँ पर, एक राजनीतिक दल की बात है जो हमेशा चुनाव के समय और चुनाव के बाद अलग अलग मुखौटा लगा। पर हमें एक सच बताइए, वरुण गांधी भी इतना बड़ा नेता बन जाएगा, गांधी परिवार तो आप कह रहे हैं नेता बन गया? नहीं, जितने क्राउड देखिए, मैं तो उसके क्राउड के आजकल नेता की पहचान क्या होती है? 100 करोड़ का देश है, 100 करोड़ का देश है, क्योंकि और कोई नेता तो भीड़ लाखों की इस वक्त इस तरह का नेता कोई भी नहीं है, छोटा या बड़ा किसी पार्टी का, जो इतनी भीड़ एक इश्यू पे गलत बात से सहमत नहीं हूँ। वरुण को खतरा नहीं मानते उत्तर प्रदेश में? देखिए, इस देश में, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर खड़ी है। मैं तो वरुण इसलिए कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। कई उम्मीदवार है ना, हाशिए पर खड़ी। आज तो उनसे बड़ा दिखाई दे रहा है, जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहा हो। तो अच्छा, एडवाणी से भी बड़े होंगे जो रथ लेकर निकले थे। नहीं, उस जमाने की बात है, आज उस जमाने की क्या बात करते हो? हमने देखा है जिसने भी ये बात करी है, इसी तरह की बात उमा भारती ने करी थी। चुनाव कहाँ आज? बाद में क्या हुआ? बाद में तो विधायक कभी हार गई। विधायक तो पार्टी छोड़ के हार गई ना, उनकी पार्टी तो मध्य प्रदेश में जीत गई। भारतीय जनता पार्टी के संघ परिवार में ऐसे बड़े लोग हैं, अलग अलग संगठन, अलग अलग बात। कोई बजरंग दल है, कोई दुर्गा वाहिनी है, कोई तुगड़िया है, कोई हिंदू महासभा है। ये जिस हिंदुत्व का आपने जिक्र किया, जिस विचारधारा को लेकर ये तमाम लोग चले हैं, इनका देश की तो आपको बचाव लगाते हैं, आप अपीजमेंट की बात करते हैं। सेक्युलरिज्म आपके लिए ये कि एंटी हिंदू होना सेक्युलरिज्म है, तो हिंदू होना कम्युनलिज्म है, ये चार्ज आपके ऊपर वो लगाते हैं। ये देश एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, और उसको मानते हुए ही कांग्रेस ने अपनी विचारधारा को, अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। धर्म का राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, ना ही धर्म का शासन और प्रशासन से संबंध होना चाहिए। हर नागरिक को अधिकार है किसी भी धर्म का पालन करे। इस देश में हर लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं, बहुधर्मी देश है, बहुभाषीय देश है, इसके प्लूरलिज्म का सम्मान रहना चाहिए। नहीं, ये तो बुनियादी कांग्रेस की पॉलिसी जो आप बोल रहे हैं, पॉलिसी नहीं, देश की पॉलिसी है। और देश की पॉलिसी अगर होती ये सब आपकी कांग्रेस की पॉलिसी, तो आप 400 सीटों से 140 पे 150 पे नहीं आ जाते ना। है भारतीय जनता पार्टी तो हाशिए पे थी शुरू से, वो तो 180 पे पहुंची, उससे ज्यादा पहुंची भी नहीं कभी। नहीं, वो दोबारा पहुंचेगी। हाँ, तो इसलिए आप तो 400 से 140 पे आ गए, तो इसका मतलब आपकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं खामियां होंगी ना। उसके कारण धर्म से जुड़े हुए नहीं थे, उसके कारण समाज में जो अलग बिखराव हुआ है जाति के नाम पर, कहीं हमारे संगठन की भी कमजोरियां रही, जिसको हम दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम दोबारा वापस भी आए। तो कांग्रेस पार्टी अगर 410 सीटों से 112 सीटों पे उतर गई, उसके पीछे क्या कारण है? नेतृत्व, 112 के बाद 152 पे पहुंच गए और 5 साल सत्ता में रहे। 400 नहीं, 500 साल सत्ता में क्या रहे? वो तो कोलिशन में रहे ना, पहली बार कोलिशन में रहे तो चलाया तो 400 और 152 में 1/3 का लगभग फर्क होता है। क्या हुआ? फिर पूछूंगा एक ब्रेक के बाद आपसे। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं आनंद शर्मा जी से। बताइए, आपकी हालत 400 से 150, 112, 150 क्यों हुई? देखिए, नंबर की बात नहीं है। हमारे देश के अंदर जिस तरह का चुनाव होता है, 49% वोट से लेकर के आप 28% पे आ गए। 28-29% है, 49 सही है। फिर भी मान लिया, मैंने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं कमी पेशी हमारे संगठन में भी रही है, कमजोरी भी आई है। विशेषकर जो बड़े प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इसके कई ऐतिहासिक कारण हैं, और उन कारण, एक कारण की वजह से तो नहीं हुआ। सरकार बनाने के लिए आपको लालू, मुलायम, पता नहीं छोटे छोटे लोगों के पास जाना पड़ता है। अगर वाजपेयी जी जैसे बड़े नेता, नेहरू नहीं, वाजपेयी जी जैसे बड़े नेता जो बीजेपी संघ परिवार के रहे, अगर उनको ममता, समता, जयललिता, जॉर्ज फर्नांडिस सबको गले में बांधना पड़ता था, तो उनको तो आप बड़ा सफल प्रधानमंत्री मानते हैं। बीजेपी के कभी आई नहीं ना, उनको तो आप अपने को छोटा क्यों बना रहे हैं? सवाल ये है,
सब प्रश्न ये है, 180 पार्टी की सीटें हैं, 410 पार्टी। सबसे बड़ी बुनियादी बात, कांग्रेस जिसने पहले हमेशा शासन अपने बहुमत से किया, 5 साल तक स्थिर मजबूत सरकार, एक गतिशील सरकार जिसने अच्छे नतीजे दिए देश के लिए, दुनिया में इस देश का नाम ऊपर किया, वो कांग्रेस ने चला। अरे साहब, लालू जैसा आदमी 3 सीटें आपको छोड़ता है, बिहार में कहता है लेनी है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। अब ये बात नहीं, गठबंधन के और अंदर मुलायम सिंह यादव जो आपकी सरकार बचाता है पहले, उसके बाद कहता है मैं नहीं दूंगा आपको। देखिए, अब सरकार, जहां तक प्रश्न है, वो निर्णय राजनीतिक दल अपनी सोच से करते हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि लालू यादव और मुलायम सिंह यादव उनकी विचार दृष्टिकोण को लेकर उनके लिए संभव था कि वो संघ परिवार को गले लगा लेते जाएं। कांग्रेस आपका बिखराव होने का कारण, एक कारण ये भी है, जैसे अडवाणी जी चार्ज लगाते हैं, मैं उससे पूछूं सच है कि नहीं, कि आपकी लीडरशिप भी, क्या आपका प्राइम मिनिस्टर वीकेस्ट प्राइम मिनिस्टर, अडवाणी जी ने बार बार ये कहा है। देखिए, मैं अडवाणी जी की मजबूरी समझ सकता हूँ, चार्ज तो ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, चुनाव से प्रेरित है, और अडवाणी जी जो सोचते हैं उनको जल्दबाजी भी है, उम्र और तजर्बे को देखते हुए कि इस बार कहीं ये, इस बार ये नहीं, वो तो 5 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं ना, 77 वो तो ये अडवाणी जी अपने जीवन काल में इससे वंचित नहीं होना चाहते, तो जल्दी में है। उनको सिर्फ एक कुर्सी नजर आती है प्रधानमंत्री की, जिसपे डॉक्टर मनमोहन सिंह है, इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह पे निशाना बनाते हैं। कुर्सी चाहिए उनको, वो भी इस जीवन काल में मिलेगी नहीं, जैसा मैं एक बात कहूंगा, ये उनके भाग्य में नहीं है और देश के सौभाग्य भी इसी में है। नहीं, जो आपका बिखराव, मैंने कहा लीडर जैसे कहा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे नेता, और उसके बाद अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक मजबूत प्रधानमंत्री साबित हुए, उनमें निर्णय लेने की क्षमता है, सोच है, विवेक है, परिपक्वता है, ईमानदार है, और पूरी देश और दुनिया में उनका सम्मान है। एक बात है, हिंदुस्तान के अंदर 14 प्रधानमंत्री हुए, 12 प्रधानमंत्री लोकसभा से बन के आए, ये हमारे इतने देखिए, देश का ये संविधान है, सबसे ऑनेस्ट प्रधानमंत्री हमारे देश का संविधान है। संविधान में जो लिखा है कि उसका, अगर उसमें तो नहीं था कि बाकी 12 प्रधानमंत्री, बात ऐसी है, बाकी 12 प्रधानमंत्री क्यों लोकसभा से चुने गए? 3 प्रधानमंत्री हाउस में नो कॉन्फिडेंस मोशन हो और आप मेंबर ना उसको वोट देने के लिए, 3 प्रधानमंत्री राज्यसभा से हुए, 3। उसके बाद चुनाव लड़ा थी, मिसेस गांधी भी राज्यसभा में थी, उसके लोकसभा चुनाव। ये तो निर्णय होता है, पर कोई ऐसी असंवैधानिक बात तो नहीं है। अमित शाह ये चुनाव प्रधानमंत्री देश का लोकसभा से नहीं होना चाहिए, डर क्या? प्रधानमंत्री का बहुमत होना चाहिए लोकसभा में, उनके दल का बहुमत होना चाहिए, बैकडोर से गठबंधन का कोई बैकडोर नहीं है, राज्यसभा को एमएलए सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल गलत होगा। संविधान आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को कमजोर क्यों मान रहे हैं? कौन? हम तो नहीं मानते, जहां से लड़ेंगे जीत जाएंगे वो। जो उनको एक कमजोर कहते हैं, एक चीज मैं कहूं, कमजोर तो ये थे स्वयं अडवाणी जी, जो अपने आप को लौह पुरुष का उन्होंने स्वयं खिताब दे दिया। ये तो हरा दिया जनता ने 2004 में। मैं वो नहीं कह रहा हूं, उनके समय में जो गृह मंत्री भी थे, उन्होंने कोई मजबूत नेता के तो कोई तस्वीर नहीं दिखाई। याद दिलाना पड़ेगा, आज वो बाहर चले गए हैं और आज बड़ी बात कहते हैं देश की आंतरिक सुरक्षा की, मजबूत नेतृत्व की, निर्णायक सरकार की। वो तो ना तो मजबूत नेता थे, मजबूर नेता थे। वो प्रधानमंत्री थे देश के, तब किसने रोका था? तब तो सारे वो कानून थे जिसका आज वो जिक्र करते हैं और उनके साथी अरुण जेटली जिक्र करते हैं कि पोता बनाएंगे, तब पोता भी था और ये नेता भी थे। तभी लाल किले पर हमला हुआ, तभी संसद पर हमला हुआ, अक्षरधाम पर हमला हुआ, रघुनाथ जी पर हमला हुआ, और ये मजबूत 2008 में 9 हमले हुए, सबको पता है। हाँ, पर हमने अलग थलग कर दिया पाकिस्तान को अपने कार्यकाल। उनका कहना है कि सेंटर ऑफ पावर सेकंड है, कि इसलिए मनमोहन सिंह जो है बेचारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि सोनिया जी उनसे ज्यादा पावरफुल है। मैं अडवाणी जी को बड़े सम्मान से एक बात कहूंगा कि जब वो सत्ता में थे, अटल बिहारी वाजपेयी और ये, पहले तो इन दोनों में फर्क थे, एक विकास पुरुष, एक लौह पुरुष, ये आपको मालूम है, आप इनकार नहीं कर सकते। और उससे बढ़कर सत्ता का केंद्र जो सरकार से सीधा ना जुड़ा हो, तो नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर था, और जब यहाँ पे झगड़े होते थे तो या तो वहां पे मदन दास देवी और जो सह संचालक थे वो जाकर उनको डांटते थे। प्रधानमंत्री के घर में जो मुख्य बैठक होती थी, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स के लोग होते थे, उसमें वो लोग बैठते थे, बाहर आके खुद बताते थे कि क्या निर्णय हुआ। आपके यहाँ हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि मंत्री पहले पूछता है 10 नंबर से कि करना है कि नहीं करना है। कांग्रेस का मिनिस्टर अपनी पार्टी के अध्यक्ष से जरूर बात करेगा। श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्षा हैं, यूपीए की मीटिंग तो करती है, यूपीए की मीटिंग एक साल में नहीं की उन्होंने। यूपीए की जब अध्यक्षा हैं तो यूपीए का नेतृत्व उनसे सलाह करता है। जहां तक श्रीमती सोनिया गांधी का प्रश्न है और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का,
उनके बीच में एक ऐसा संबंध रिश्ता है जो सम्मान का है, और सोनिया गांधी जी ने पिछले 5 बरस के अंदर प्रधानमंत्री के व्यक्ति की, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बनाए रखा है। चलिए, ये बात पूरा देश जानता है। डिबेट के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? इसमें क्या कारण है? नुकसान क्या है? अरे ये अडवाणी जी ने ऐसी बात करी है, बहुत अच्छी। अगर अडवाणी नहीं कहते कोई और कहता था। मैं एक चीज कहूँ, अडवाणी जी राजनीति में 50 बरस से होंगे। 60 बरस से। सन 52 से लेकर 2009 तक इस देश में कितने चुनाव हो गए? 14 चुनाव हो गए। 15वां हो रहा है। तो आज से 14 चुनाव जब हो गए तो लाल कृष्ण अडवाणी जी को ये ज्ञान नहीं हुआ? कैसी नई अनुभूति और ज्ञान 2009 में हुआ? ये भूल गए। ये अच्छी चीज क्या है? यहाँ तो विवाद पहले 2 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं होते थे। हो रही है 2 प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट दो हैं देश में। इस बार 2 ही है ना। अडवाणी जी सोचते हैं कि अडवाणी डिक्लेयर्ड है, आप डिक्लेयर्ड है। नहीं, अडवाणी जी बाकी किसी ने कहा नहीं मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। नहीं, किसी ने कहा तो नहीं मैं बनना चाहता। क्या वो सारी बनना चाहते हैं? पर इसमें डिबेट होने में क्या परेशानी है? डिबेट तो रोज हो रही है। नहीं, डिबेट दोनों दलों के बीच। इसमें अच्छा प्रधानमंत्री ने बुनियाद देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं कि लाल कृष्ण अडवाणी जी की एक ही सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन की है बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करना। उसका जवाब तो दे दें। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि विदेश मंत्री के सामने बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर एक आ गई। आईपीएल हिंदुस्तान से बाहर चला गया, लोग कहेंगे आपकी कंट्री सेफ नहीं है, आपके होम मिनिस्टर कहते नहीं करने देखो ये बात, एक चीज मैं बोलूं कि चुनाव आयोग से जाकर बात करें, आईपीएल वाले हैं कि चुनाव आयोग ने देश में चुनाव की घोषणा क्यों की? तारीख कौन तय करेगा देश में चुनाव की? आईपीएल वालों ने खुद अपनी तारीखें तय कर ली। हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, उसमें क्या चीज जरूरी है? ये 20-20 का क्रिकेट खेलना या देश की जनता को अधिकार देना अपनी सरकार चुनने का? शर्मा जी, आप जब भूल गए आईपीएल जब डेट अनाउंस हुई थी पहले, तब आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया था। जब लाहौर पे आक्रमण हुआ तब आपको याद आया कि हिंदुस्तान सिक्योर नहीं है। माफी चाहता हूँ आपसे, उससे पहले आपने भी नहीं बोला। चाहता हूँ, ये बात चुनाव आयोग को देखनी थी, सुरक्षा एजेंसी को देखनी थी कि वो करवा सकते हैं नहीं। क्या कोई भी राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के संवैधानिक अधिकार को मना कर सकती है? चुनाव से कनेक्शन नहीं है इसका। बिल्कुल है। जो मैच सारे काम बंद कर देगा चुनाव के दौरान। माफ कीजिए, चुनाव आयोग से बात नहीं, चुनाव आयोग ने तो नहीं कहा बंद करिए आप आईपीएल। वो नहीं कह रहा हूँ, सुरक्षा जो बल है उनको। अशोक चौहान आपका कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर लिख के देता है कि मैं नहीं कर सकता। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर लिख के देता है मैं नहीं करा सकता। बात है, समझदारी की बात। समझदारी क्यों? इसका आपको सिक्योरिटी देश को बचाने में सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं, उन्होंने कहा गैर जिम्मेवार है, जिनको ना प्रजातंत्र की, ना चुनाव की, ना सुरक्षा की चिंता है, सिर्फ आईपीएल की, क्रिकेट की। ये तो अब चुनाव आपने कहा ना, जेटली साहब दिखाएंगे, अभी हारेंगे पता लग जाएगा तो देखेंगे उसके बाद क्या होता है, कितना होता है। आपसे मैं पूछूं, एक ब्रेक लेता हूं, फिर पूछूंगा 5 तीखे सवाल। बिल्कुल करिए। पहला सवाल, हमारी टीम तो चली गई यहाँ हिंदुस्तान छोड़ के आईपीएल, और साउथ अफ्रीका से आपका खास प्यार है, आप सिक्योरिटी वहां भेजेंगे कि नहीं साथ उनके साथ? आप देखिए, सिक्योरिटी तो वहाँ के अधिकारियों ने जिम्मेवारी ली है और आईपीएल ने जिम्मेवारी ली है, और मैं सोचता हूँ कि साउथ अफ्रीका की सरकार सक्षम है अपने आश्वासन को पूरा करने। आपका हाई कमिश्नर कोई जो वहाँ कोई मदद नहीं करेंगे? नहीं, वो तो टीम के साथ जो भी तालमेल होगा वो तो होता ही है। आपको भी हमारे दूतावास चुनाव के बाद आपको लगता है कि यूपीए जो अभी पता है यूपीए की अब क्या परिभाषा है इस वक्त, कोई पता नहीं कौन से यूपीए आपका है, इस यूपीए की सरकार इस जो है उसी तरह बनेगी? कांग्रेस के नेतृत्व की गठबंधन की सरकार बनेगी यूपीए की, और डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर थर्ड फ्रंट के सीटें ज्यादा आई तो आप कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? ये होगा नहीं, संभव नहीं, अगर आप उनकी सीटें ज्यादा आएंगी नहीं, सीटें सबसे ज्यादा हमारी आएंगी। कांग्रेस को अगर किसी ने थर्ड फ्रंट ने सपोर्ट नहीं किया तो क्या आप थर्ड फ्रंट को सपोर्ट करेंगे? देखिए, पहले थर्ड फ्रंट है कहाँ? थर्ड फ्रंट बन गया, यादव इकट्ठे हो गए। कोई नहीं, वो तो आज भी जो दल वहां गए हैं, कोई खाने पे गए, कोई चाय पानी पे गए। सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर सवाल नहीं बना, सरकार नहीं बना सकती ना। हम तो अब यूपीए बनाएगी अपने बलबूते। यूपीए जो अभी है उसमें तो यूपीए का मेंबर कौन है यही नहीं पता ना। सबसे बड़ा घटक, सबसे बड़ा गठबंधन सामने आएंगे, सरकार हम बनाएंगे। हम सरकार आपके नेतृत्व में बनेगी, हमारे बिना नहीं बन सकती। आपके बिना नहीं, आपके नेतृत्व की बना, हमारे नेतृत्व की बनेगी। इस देश में संभव नहीं है कोई सेक्युलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हामी के बिना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के बिना। तो आनंद जी हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।